Hello students, good morning to all. Come to the page number 9 of history, chapter 2, from state to territory. The company established power. That means what? किस तरह से हमारी इंडिया में ब्रिटिशर्स ने रूल किया था और किस तरह से वो आए थे, और सबसे पहले उन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया और किस तरह से उन्होंने उस ट्रेड को टेरिटरी बना दिया। दैट मीन्स पहले तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया, काम व्यापारी बन के आए कि हम यहाँ पे काम करेंगे, ट्रेड करेंगे, और उसके बाद उस ट्रेड में को आगे इतना एक्सपेंड करते गए कि उसे एक टेरिटरी बना दिया और यहीं पे हमारे कंट्री पे रूल करने लगे। तो ये सारी चीज़ें हम आज इस चैप्टर के अंडर कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं। Aurangzeb was the last of the powerful Mughal ruler. He established control over a very large part of the territory that is now known as India. ठीक है, औरंगजेब क्या था? मुगल रूलर था। मुगल एम्पायर के टाइम पे औरंगजेब लास्ट मुगल एम्पायर था जिसने काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लार्ज पार्ट में अपना इस्टेब्लिशमेंट किया था। ठीक है, और जिसे आज हम इंडिया के नाम से जानते हैं। आफ्टर हिज डेथ इन 1707 मैनी मुगल गवर्नर्स, Shubhadars and big Jamidars began asserting their authority and establishing regional kingdoms. As powerful regional kingdom emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि औरंगजेब ने काफ़ी ज़्यादा लार्ज पार्ट कवर करके रखा था, अपने कंट्रोल में लेके रखा था, जिसे हम इंडिया की तरह जानते हैं, इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन जब उनकी डेथ हो गई 1707 में, तो उनके बाद बहुत सारे मुगल गवर्नर आए, काफ़ी बड़े बड़े जमींदार आए, जिन्होंने अपना जोर देते हुए अपना पूरा कंट्रोल दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो पावरफुल होने के बाद भी ज़्यादा अपने आप को इंडिया के ज़्यादा पार्ट्स में इमर्ज नहीं कर पाए, और जो दिल्ली था वो तो बिल्कुल भी इफेक्टिव फंक्शन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, बट बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, जैसे ही सेकेंड हाफ था 18th सेंचुरी का, देखो बेटा 18th सेंचुरी हमारी स्टार्ट हो गई थी कब से? 1700 टू 1800 हमारी 18th सेंचुरी कहलाती है। ठीक है, और 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद जो उसका सेकेंड हाफ था, डेट इज 1750 के बाद, a new power was emerging on a political horizontal British. Did you know that the British originally came a small trading company and were reluctant to acquire territories? How did they come to be masters of vast empire? In this chapter we will see this came out. ठीक है, तो सेकेंड 1715 तक आते आते 18th सेंचुरी के मिड तक आते आते हमारे कंट्री में, हमारी इंडिया में कौन आ गए थे? ब्रिटिशर्स आ गए थे, और ब्रिटेन से। ठीक है, और उन्होंने वो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेड करने के लिए, हमारे कंपनी खोलने के लिए हमारी कंट्री में आए, और कैसे उन्होंने पूरी उस छोटे से ट्रेड को टेरिटरी में बदला और हमारे कंट्री पे रूल करना स्टार्ट कर दिया, ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ओके, सो टर्न द पेज। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, क्या हुआ था कि जब हमारा ये जो ब्रिटिशर्स थे ये इंडिया आए थे, तो सबसे पहले इन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट किया था और उसके थ्रू ही ये आगे बढ़ते गए। ठीक है, तो क्या हुआ 1600 में द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर अ चार्टर from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it the sole right to trade with the East.
ठीक है। ईस्ट इंडिया कम्स ईस्ट, क्या हुआ जब 1600 सेंचुरी थी उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने थ्रू चार्टर ऑफ रूलर, इंग्लैंड की एक रूलर थी क्वीन एलिजाबेथ वन, उन्होंने उनसे परमिशन लेकर के एक सोल ट्रेड स्टार्ट किया था। कहाँ पे? ईस्ट पे, ठीक है। ईस्ट में सबसे पहले ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ उनकी परमिशन ग्रांट किसने की थी? क्वीन एलिजाबेथ ने। दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि बाकी की सोल ट्रेड यानी मोनोपोली, सिर्फ वही ट्रेड कर सकते और नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि कोई और कंपनी, ट्रेडिंग ग्रुप नहीं था जो इंग्लैंड के साथ काम करता हो, ठीक है। अब इनको विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशियंस। अब इसकी हेल्प से इन ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किनकी, इंग्लैंड की हेल्प से क्या किया, उन्होंने हमारे वेंचर में आना, हमारे ओशियंस में आना स्टार्ट कर दिया। लुकिंग फॉर अ न्यू लैंड फ्रॉम विच इट कुड बाय गुड्स, और उन्होंने क्या ढूंढना चालू कर दिया, ऐसे रीजन्स, ऐसे लैंड्स जहाँ पे वो गुड्स को बहुत कम प्राइसेस में ले पाएँ और उनको यूरोप में जाकर ज़्यादा प्राइसेस में बेचें। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज, और उस कंपनी को बाकी इंग्लिश कंपनी से कोई डर भी नहीं था क्योंकि उनको सोल ट्रेडिंग का ग्रांट मिल चुका था। मर्चेंटाइल ट्रेडिंग कंपनी इन दोज डे मेड प्रॉफिट primarily by excluding competition so that they could buy cheap and सेल डियर। मर्चेंटाइल क्या होता है? मर्चेंटाइल एक ऐसा बिजनेस होता है, बिजनेस एंटरप्राइज होता है जहाँ पे कैसा ट्रेड होता है, कम दामों में पैसे, सामानों को खरीदना और फिर हाई प्राइसेस में बेचना, ठीक है। तो उस टाइम पे किसी भी ट्रेडर्स को, मर्चेंटाइल्स को बिल्कुल भी डर नहीं था बाकी कंपटीशन का। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या करके रखा था, बाकी कंपनियों को एक्सपेंड ही नहीं करने देते थे वो लोग। उन्होंने सोल राइट लेके रखा था ट्रेड करने का, और उसके बाद उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उसे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट्स बाय द टाइम द फर्स्ट। अब क्या हुआ, जो रॉयल चार्टर था उन्होंने क्या कर दिया, वो बिल्कुल भी प्रिवेंट नहीं कर पा रहे थे बाकी यूरोपियंस को, किस लिए, ईस्टर्न मार्केट में अपने पावर को एंटर करने में, ठीक है। अपने पावर्स को एंटर करने में ईस्टर्न मार्केट्स में वो किसी लॉयल चार्टर्स थे वो बिल्कुल भी प्रिवेंट नहीं कर पा रहे थे, बचा नहीं पा रहे थे। बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका राउंड द कैप ऑफ गुड होप एंड क्रॉस द इंडियन ओशियन। इसके बाद क्या हुआ, अब इन्होंने पहला इंग्लिश शिप यानी ब्रिटिशर्स ने पहला इंग्लिश शिप तैयार किया जो कि वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से घूमता हुआ कहाँ पहुँचा, इंडियन ओशियन तक पहुँचा। द Portuguese had already established their presence in the western coast of India। अब बेटा देखो यहाँ पे आप ध्यान से सुनना कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, 1600 में, लेकिन जो पोर्टुगीज थे वो ऑलरेडी इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पार्ट में प्रेजेंट हो चुके थे। कौन से ईयर में? 1498 में, है ना। मतलब उस 1498 में वो ऑलरेडी आ चुके थे, और उसके 100 साल बाद 1600 में हमारे ब्रिटिशर्स आए थे, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी कौन प्रेजेंट था? वहाँ पे ऑलरेडी पोर्चुगीज वहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है। इनफैक्ट इट वॉज वास्को डगमा, a Portuguese explorer who had discovered this sea route to India in 1498। तो जो पोर्चुगीज के जो एक्सप्लोरर थे वहाँ पे वास्को द गामा, उन्होंने ये 1498 में ही इंडिया तक आने का रूट, सी रूट देख चुका था। बाय द अर्ली 17th of trade in the Indian Ocean, soon the French traders arrived on the scene। भले उन्होंने 1498 में ढूंढ के रखा, पहले ही उनको पता था कि इंडियन सी के थ्रू ट्रेड हम यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन सबसे पहली जो इंग्लिश शिप है वो कब हुई थी? जब ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया
कंपनी आई थी, ठीक है। ब्रिटिशर्स आए थे कब? अर्ली सेंचुरी ऑफ 17th सेंचुरी के अर्ली में, ठीक है। 17th सेंचुरी यानी 1600 टू 1700, क्योंकि 18th सेंचुरी हम कैसे बोलते हैं? 1700 टू 1800, ओके। लाइक आफ्टर दैट उनके आने के बाद, आने के तुरंत बाद वहाँ पे फ्रेंच के जो ट्रेडर्स थे वो भी आ चुके थे, ठीक है। कहाँ पे? हमारे इंडियन ओशियन में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। कब? 17th सेंचुरी में डच जो थे उन्होंने भी, द डच टू वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड इन इंडियन ओशियन। जो डच थे फ्रांस के, उन्होंने भी ट्रेड करना इंडियन ओशियन में उन्होंने भी पॉसिबल समझ लिया था, और जल्दी ही फ्रेंच के जो ट्रेडर्स थे वो भी यहाँ तक आ चुके थे। मतलब आप देखो कि ब्रिटिशर्स के साथ साथ यहाँ पे फ्रांस के डच भी आ चुके थे, और 1498 में पोर्टुगीज तो पहले से ही प्रेजेंट थे यहाँ पे। द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। पर प्रॉब्लम वहाँ पे क्या हो गई कि सारी ही जो कंपनीज आई थी सबको किस में इंटरेस्ट था? सेम थिंग्स में इंटरेस्ट था, ठीक है। सबको कॉटन और सिल्क के, जो कॉटन और सिल्क है उनकी क्वालिटीज़ पे, उनकी फाइन क्वालिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि यूरोप में जाके उन्हें इनका बड़ा मार्केट करना था, है ना। हमारे इंडिया से कॉटन, सिल्क और जो हमारे इंडिया की स्पाइसेस होती हैं, पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, सिनामन, ये सारों का बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोप में, तो उनको ये सारी चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट करनी थी यूरोप में, ठीक है। अब इन सब यूरोपियन कंपनीज़ में, इन सारी यूरोपियन कंपनीज़ में जंग छिड़ गई थी, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, है ना। यहाँ पे यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, यूरोप की फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, ये सब उसकी खुद की कंट्रीज़ हैं, इस कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़, है ना। जैसे फ्रांस भी है ना, ब्रिटेन भी है, सब लोग आपस में ही काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन कर रहे थे, और सबके अंदर सारी यूरोपियन कंपनीज़ में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो गया था। सबको सिर्फ यही लग रहा था कि हमें कम दामों में परचेज करना है और फिर हमें सबसे ज़्यादा पैसा कमाना है, बट ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ कि प्राइजेस जो थे परचेज करने के वो काफ़ी ज़्यादा कम होते जा रहे थे कंपटीशन के कारण, और फिर उनका प्रॉफिट भी कम होता जा रहा था। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड flourish was eliminating rival competitor। अब इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का, और वो ऑप्शन क्या था कि ये लोग अपने कॉम्पिटिटर्स को ही फ्लरिश कर दें, मतलब अपने कॉम्पिटिटर्स को ही अपने रास्ते से हटा दें। द यूथ टू सिक्योर मार्केट देयरफॉर लेड टू फियर्स बैटल बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज, और अपने अपने प्रॉफिट्स को और अपने अपने ट्रेड को बचाने के लिए इन सारे कॉम्पिटिटर्स के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई। थ्रू द 17th and 18th century they regularly sank each other's ships, blockaded routes and prevented rival ships from moving with the suppliers of गुड्स, ठीक है। अब पूरा 17th और 18th सेंचुरी क्या चला? इन सारे यूरोपियन कंपनीज के बीच में लड़ाई झगड़े, कभी ये एक दूसरे पे अटैक कर दे, कभी एक दूसरे की शिप्स तोड़ दे, कभी एक दूसरे के रोड्स को ब्लॉक कर दे, ठीक है। तो इनके बीच में आपस में ही लड़ाइयाँ चलती गई। जब भी कोई सप्लाई होता था गुड्स का, तो ये लोग क्या करते थे, अपने राइवल कंपनी के जो रूट्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया करते थे, और गुड्स को नहीं मूव करने दिया करते थे। ट्रेड वॉज कैरीड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन, ठीक है, सॉरी। ट्रेड अभी भी चालू था, लेकिन अब ट्रेड के साथ साथ क्या होने लगा? फोर्टिफिकेशन यानी अब उन्होंने किले बनाना स्टार्ट कर दिया। जो कंपनीज थी, मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से उन्होंने ब्रिटिशर्स से पहले ट्रेड करके हमारे इंडिया में आए, ट्रेड स्मॉल सा ट्रेड बोल के, और फिर स्टैब्लिश हो गए टेरिटरी बना के। तो अब आप यहाँ देख रहे हो डिफरेंस कि अभी तक इनका एक स्मॉल ट्रेड चल रहा था, फिर वापस में 3-4 कंपनियाँ आई,
वो तीनों चारों आप एक दूसरे से लड़ने लगी, राइवलरी बन गई इनके बीच में, और अब धीरे धीरे इन्होंने ट्रेड के साथ साथ क्या स्टार्ट कर दिया, फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑल्सो लेड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विथ लोकल रूलर्स। अब भाई अभी तक तो इनकी लड़ाइयाँ हो रही थी अपने ही यूरोपियन कंट्रीज़ में, ठीक है, फ्रांस लड़ रहा है, ठीक है, वास्को डी गामा है, और इनकी जो ये ब्रिटेन्स है, ये लोग ही आपस में इस्टेब्लिश कर रहे हैं किले और लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। बट अब प्रॉब्लम क्या आ गई, इनके किलों को इस्टेब्लिश सेटलमेंट करने से, है ना, और इनके इतने ज़्यादा प्रॉफिट कमाने से काफ़ी ज़्यादा इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई झगड़े होने लगे लोकल रूलर्स के साथ, मतलब हमारे जो इंडिया के ही पहले से रूलर्स थे उनके साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, लेट अस सी हाउ दिस हैपन। अब कंपनीज के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका था अपने ट्रेड को इस पॉलिटिक्स से दूर रखना, और ये अब इन्होंने कैसे किया ये हम आगे स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।